नमस्कार दोस्तों कि जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है आपको मालूम ही चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। देखिए ये जो वीडियो में चल रहा है इस जानवर के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। जी हाँ, ये ऑक्टोपस है। इसे ऑक्टोपस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास 8 आर्म्स होते हैं, 8 भुजाएं होती हैं। देखिए ये इनवर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एनिमल्स माना जाता है। ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंट एमंग द इनवर्टिब्रेट। दूसरी खास बात ये होती है कि इसके पास 3 हृदय होता है, यानी 3 हार्ट्स होते हैं, जिसमें से 2 हार्ट्स जो होते हैं वो गिल को ब्लड सप्लाई करते हैं और एक जो होता है पूरी बॉडी में या उनके आर्म्स में सप्लाई करता है। देखिए जो इनके आर्म्स होते हैं काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि 2/3 हिस्सा इनके नर्व सिस्टम का इनके आर्म्स में पाया जाता है। देखिए ऑक्टोपस की एक और भी बहुत खास बात ये होती है कि ये 1 घंटे में 177 बार अपने रंग को बदल सकते हैं। अभी क्लियर तो नहीं हुआ है लेकिन ये भी बताया जाता है कि इनके अंदर अपने आरएनए को भी चेंज करने की क्षमता होती है। ये तो हुई ऑक्टोपस की बात। अब हम लोग आ जाते हैं आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा फाइलम मोलस्का के बारे में। देखिए ऑक्टोपस भी मोलस्का का ही मेंबर है। जैसा कि मैंने बताया कि मोलस्का इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आफ्टर द आर्थ्रोपोडा। एक चीज़ और बता दें, जो ऑक्टोपस का ब्लड जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है। देखिए जो स्टडी ऑफ मोलस्का होता है उसको हम मैलेकोलॉजी कहते हैं। बरसात के दिनों में आपने बगीचों में, अपने छोटे गार्डन्स में छोटे छोटे सेल्स को घूमते हुए देखा होगा। ठीक है, देखिए बेसिकली जो मोलस्का जो होते हैं वो सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं। इनका जो बॉडी होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है और ये एक कवरिंग के द्वारा, कैल्केरियस कवरिंग के द्वारा ढके हुए होते हैं, कवर्ड होते हैं, सुरक्षित होते हैं। ठीक है, इस कवर्ड को हम सेल बोलते हैं। ठीक है, तो जो स्टडी ऑफ सेल्स जो होती है, मतलब जो कवच का जो अध्ययन होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ सेल। ठीक, देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि जितने भी मोलस्का के मेंबर होते हैं सभी कवर्ड हों। ठीक है, सेल के द्वारा सभी नहीं कवर होते हैं। जैसे आपको मैंने अभी बताया ऑक्टोपस ऐसा प्राणी होता है जिसके ऊपर कोई भी सेल नहीं पाई जाती है। देखिए सेल जो होता है ये 2 तरह का हो सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल सेल 2 टाइप, जिसका एग्जाम्पल है पाइला। दूसरा इंटरनल सेल होता है जिसका एग्जाम्पल है सेपिया को कटल फिश भी कहते हैं। देखिए जो सेल होता है वो कैल्केरियस होता है। इसका मतलब हुआ कि सेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। देखिए ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाला, टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर रहने वाला। एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मरीन वाटर भी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी एरियल नहीं होता है। देखिए इनवर्टिब्रेट्स में एरियल मतलब उड़ने वाले, हवा में उड़ने वाले सिर्फ इंसेक्ट्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स के। ठीक है, और कोई भी इनवर्टिब्रेट्स हवा में उड़ने वाला नहीं होता। इस बात को आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कि इनवर्टिब्रेट्स में केवल इंसेक्ट ही ऐसे प्राणी होते हैं जो हवा में उड़ सकते हैं। मोलस्का में पाइला को आप एम्फीबियन कह सकते हैं। ठीक है, ये ज़मीन पे भी और पानी में दोनों जगह रहते हैं। घोंघा जिसको बोलते हैं। ठीक है, घोंघा बसंत आपने कहावत सुनी होगी। अब मोलस्का के बॉडी फॉर्म पे आ जाते हैं। बॉडी फॉर्म में इसका जो ये बॉडी होता है ये अनसेगमेंटेड होता है, मतलब इसमें सेगमेंट नहीं पाया जाता। जैसे कि अभी तक आपने पढ़ा कि इसके पहले जितने भी आपने फाइलम पढ़े वहाँ पे सेगमेंटेशन पाया जाता था। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे एनेलिडा में सेगमेंटेशन पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन पाया जाता है और कार्डेटा में पाया जाता है। ठीक है, बॉडी सेगमेंटेशन का मतलब पहले समझ लीजिए। बॉडी सेगमेंटेशन रिफर टू लीनियर रिपीटेशंस ऑफ पार्ट्स इन ए एनिमल बॉडी। मतलब एक ही जैसे पार्ट का जब रिपीटेशन होता है तो उसको हम बॉडी सेगमेंटेशन कहते हैं। देखिए ईच सेगमेंट इज कॉल्ड मेटामेयर। जो हर सेगमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेटामेयर कहते हैं या सोमेटी कहते हैं। ठीक है, देखिए एनेलिडा के केस में सेगमेंटेशन बाहरी भी होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल भी होता है। बाहरी सेगमेंटेशन, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन जो होता है उसको हम एनुली के नाम से जानते हैं। जो अंदर बॉडी के अंदर जो सेगमेंट होता है उसको सेप्टा के नाम से जानते हैं। इसलिए यहाँ पर एनेलिडा के केस में इस सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं।
देखिए आर्थ्रोपोडा में जो सेगमेंटेशन होता है वो सिर्फ एक्सटर्नल होता है, याद रखिएगा। एनेलिडा में एक्सटर्नल इंटरनल दोनों पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में सिर्फ एक्सटर्नल पाया जाता है। ठीक है, सेगमेंटेशन जो होता है ये एनेलिडा से शुरू होता है, आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन मोलस्का के केस में सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। अगर आपसे कार्डेटा के बारे में कहा जाए तो कार्डेटा में जो सेगमेंटेशन होता है विजिबल इंटरनल होता है, जैसे अंदर की तरफ से दिखता है, जैसे उसकी वर्टिब्री दिखेंगी, रिब्स दिखेगा, नर्व्स दिखेगी, बॉडी वेसल्स दिखेगी। ठीक है, लेकिन बाहर से सेगमेंटेशन उसका क्लियर नहीं होता है। लेकिन मोलस्का के केस में भी एक एनिमल होता है जिसको नियोपिलाइना बोलते हैं, वहाँ पर सेगमेंटेशन पाया जाता है। अब देखिए, क्योंकि ये एकमात्र एनिमल है मोलस्का के अंदर जहाँ पे सेगमेंटेशन पाया जाता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, देखिए नियोपिलाना की एक दूसरी खास बात ये होती है कि ये एनेलिडा और मोलस्का के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करती है। कनेक्टिंग लिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इवोल्यूशन में क्लास 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नियोपिलाना जो होता है ये कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है, किसके किसके बीच में, एनेलिडा और मोलस्का के बीच में। देखिए नियोपिलाना जो है लिविंग फॉसिल का भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये लिविंग फॉसिल का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक का मतलब समझते हैं ना, दो डिफरेंट फाइलम के बीच में जो कनेक्शन को शो करता है, यानी ये प्रूव करता है कि इवोल्यूशन हुआ है। जैसे यहाँ पर नियोपिलाना जो है ये प्रूव करता है कि मोलस्का का इवोल्यूशन एनेलिडा से हुआ है, और ये इन दोनों के बीच के का कड़ी है। यानी नियोपिलाना में कुछ कैरेक्टर एनेलिडा के भी पाए जाते हैं और कुछ कैरेक्टर मोलस्का के भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप पेरीप्लेटस का एग्जाम्पल ले लीजिए। पेरीप्लेटस जो होता है ये एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा का लिंक होता है, इसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पेरीप्लेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेरीप्लेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ठीक, पेरीप्लेटस।